वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी का डेरिवेशन रिवाइज किया था। यस सर। इसमें कोई दिक्कत आ रही है? नो सर। किसी भी पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए, क्योंकि इधर इस वीक तो छुट्टियां ही हैं, ट्यूटोरियल में भी हम लोग मिल नहीं पाएंगे। सर हाँ सर जब इक्वेशन 5 को हम 7 से डिवाइड करते हैं ओके। तो उसमें सर आपने कराया कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस वी डी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर आएगा, पर अगर हम वैसे डिवाइड करें तो 1 नहीं डी टी आ रहा है ना। नहीं नहीं, dt क्यों? डी एक्स अपॉन डी टी को यू एक्स कह रहे हैं ना। इसकी बात आप जो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम की बात कर रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? सर वेलोसिटी वाले का, जब लॉरेंस वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ओके, लॉरेंस वेलोसिटी में जब 5 को 7 से डिवाइड है ना, ये जब सर वाई 5 को ये सर। हाँ यहाँ जी पे सर, तो देखिए देखिए। इधर, हाँ इसमें तो डी टी लिखा है, बट जब आप करा रहे थे तो आपने वो 1 माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर डिनोमिनेटर में करवाया। भाई जब dt को कॉमन कर लो ना यहाँ से। अच्छा अरे जो बात नहीं आ रही समझ में, इसमें गलत लिखा हुआ है, dt नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे इट शुड बी 1। ओके, यहाँ सर, पर dt जब नहीं होगा। ये सर पर जब हम देखिए इक्वेशन 5 को 7 से करेंगे तो वहां पे तो डी टी आएगा ना, 1 नहीं आएगा। अरे dt कॉमन करेंगे ना। अच्छा ठीक जब है सर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से, आकांक्षा, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से dt कॉमन करेंगे तो ऊपर नीचे का dt हो जाएगा कैंसिल, और जहां ओके dy था वहां dy अपॉन dt होगा। नहीं, यस हाँ जी सर। तो dy अपॉन dt के लिए हम ey लिख देंगे, यहाँ पे 1 होगा। एक्चुअली हम इक्वेशन नंबर 9 में जो dt है इट शुड बी 1। ओके, ओके सर यस सर। इसको प्लीज हर कोई dt को 1 1 लिख लीजिए, 1 सही करिए इसको। इक्वेशन 9 और 10 दोनों में 1 होगा, उस समय बोलना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। सर बोला था सर। आपने बोला था? यस सर। अच्छा, तो dt की प्लेस पे 1 कर लीजिए। यस सर। dt की प्लेस पे 1 करिए, 9th और 10th दोनों इक्वेशंस में। थैंक यू आकांक्षा। और कोई प्रॉब्लम? नो सर, थैंक यू सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम? और अब वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम? बोलिए, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम? आगे चलें। सर यस हमारे सर। में तो ये हुआ नहीं है सर। आप में मतलब किस में, डबल ई में ना? यस सर। अच्छा, इसीलिए तो रिवीजन करने की बात कर रहा हूँ मैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, तो एक बार फिर से देखिए इसको। वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, इट इज ए कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनिए, स्क्रीन देखिए। इट इज ए concept used to represent the variation of mass with velocity, which is known as relativistic mass variation formula. It is also known as relativistic mass variation formula. इस टॉपिक पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है, निष्कर्ष है, उसको हम स्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मास ऑलमोस्ट कांस्टेंट माना गया है, रिलेटिविटी में पाया गया कि मास कांस्टेंट नहीं रह गया। मास, किसी भी वस्तु का मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसकी वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। इस फेनोमेना को स्टेब्लिश करने के लिए, इस फैक्ट को मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की मदद ली गई। 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 वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की मदद ली गई।
सपोज किया गया कि हमारे पास दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी। दोनों ऑब्जेक्ट एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखे गए हैं। उन ऑब्जेक्ट के मासेस m1 एंड m2 हैं। they are approaching they are approaching towards each other with equal velocities, say e dash। उनकी इक्वल वेलोसिटी है, दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब यह पूरी घटना यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अब कोई दूसरा ऑब्जर्वर स्टेशनरी फ्रेम ऑफ यस, जो स्टेशनरी फ्रेम यस है, वहां से इस घटना को देख रहा है। तो ऑब्जर्व क्या करता है? वो ऑब्जर्व करता है कि दोनों बॉडी एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं। एक समय ऐसा आता है कि दे विल कोलाइड and this collision is elastic. That's why conservation of mass and momentum holds good. In this case, let us suppose two bodies हैं जो स्क्रीन में जो है, हमें आपको स्क्रीन दिख रही सभी को? यस दिख रही है। यस प्लीज जिन लोगों ने नोट नहीं किया है इसको नोट कर लें। एक्चुअली मैकेनिकल के भी बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे सर इसको एक बार और बता दीजिएगा। जो लोग उस दिन नहीं थे प्लीज इस पेज को नोट करिए 2-3 मिनट के अंदर। नोट कर लिया? अब देखिए डायग्राम सबका बन गया है आई थिंक। मेरी आवाज सुनाई दे रही? यस सर बन गया। यस सर। एक्चुअली डायग्राम सबका बन जाना चाहिए। अब ये डायग्राम आपके सोचने के लिए मैंने यहाँ नहीं बनाया। अब हर चीज मैं ही अगर ड्रॉ करूंगा तो आप तक वो आउटपुट नहीं हो पाएगा। डायग्राम में आपको दो रेफरेंस फ्रेम बनाने चाहिए थे। दो रेफरेंस फ्रेम में एक यस और यस डैश बनाइए। यस डैश इज मूविंग, यस को स्टेशनरी रखिए, यस डैश को मूविंग रखिए। यस डैश में दो ऑब्जेक्ट बनाइए। Yes dash is moving with a constant velocity v with respect to s। अब उस मूविंग फ्रेम में दो बॉडीज बना दीजिए, कोई भी a एंड b लिख दीजिए। उनके मासेस लिख दीजिए, उनकी वेलोसिटी लिख दीजिए। इतना समझ में आ रहा? यस जो बॉडी A है उसका मास m1 बोलिए, जो बॉडी B है उसका मास m2 बोलिए। उनकी वेलोसिटी u डैश बोलिए और दूसरे वाले की माइनस u डैश। माइनस क्यों होगी? क्योंकि दोनों इक्वल वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं। जो B है वो A की तरफ आ रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन होने के कारण वेलोसिटी का नेगेटिव कंपोनेंट लिखा गया है। सिंस वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसका नेगेटिव कंपोनेंट यहाँ पे लिखा गया है। ओके
आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई। Yes, sir. अब इन इक्वेशंस के जो रिलेटिविस्टिक वेरिएशन है वेलोसिटी का, उससे इनका इक्वेशन बनाइए। इन फ्रेम यस we can have the expression of velocity of body A and body B। जो बॉडी A है उस बॉडी A का एक्सप्रेशन क्या है, u1 है। जो बॉडी B है वो u2 है। तो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम अगर आपको याद आ रही हो, जिसको वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, तो जो वेलोसिटी u डैश है वो u डैश जब ऑब्जर्वर यस पर होगा तो क्या दिखेगी उसको, जब Sir, V plus जब U dash. ऑब्जर्वर, हाँ, जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी फ्रेम में है तो मूविंग फ्रेम वाली वेलोसिटी u डैश उसको u1 दिख रही है। Yes, sir. U. है ना। और बॉडी बी की वेलोसिटी क्या दिख रही है, u2 दिख रही है। तो u1 और u डैश में एक रिलेशन है। दिस u1 विल बी कितनी वैल्यू होगी u1 की, u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। ठीक है। ऐसे u2 की वैल्यू क्या होगी, जहां u डैश है वहां माइनस u डैश लिख दीजिए। ओके, माइनस u डैश लिख दीजिए। तो इट वुड बी माइनस u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस u डैश v ओवर c स्क्वायर। इतना इतना एनी वन ऑफ यू, किसी को कोई, हाँ, यस के रेस्पेक्ट No, में है। S के फॉर्म। हमारी एक्चुअल केस, जो एक्चुअल घटना है वो यस डैश में हो रही है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। यस डैश, Yes, sir. हाँ सर, या मगर तो हम हमें बोलने दो भैया, या तो हम पहले S. हमें कंप्लीट कर लेने दो। Yes, sir. एक्चुअल इंसिडेंट Yes, sir. यस डैश Yes, sir. फ्रेम में हो रही है। यस डैश फ्रेम v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। उस यस डैश फ्रेम में दो ऑब्जेक्ट्स A एंड B रखे गए हैं। उन ऑब्जेक्ट्स के मासेस m1 और m2 हैं। m1 और m2 हैं, उनकी वेलोसिटीज u डैश और माइनस u डैश है। ओके, वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोचिंग में क्या हो रहा है कि दे विल कोलाइड एट अ पर्टिकुलर टाइम t। तो कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, उनका मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई करने के लिए हमको उन बॉडीज की वेलोसिटी को स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में भी देखना पड़ेगा। जब हम स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रिलेटिव के रिलेशन में देखेंगे तो जो u डैश है इट विल अपीयर एज u1 से, माइनस u डैश इट विल अपीयर एज u2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यस फ्रेम के रेफरेंस में वेलोसिटी है A और B की। ओके, बस इतना समझना है। अब कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। बोलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, नो सर। अब आगे चलें। अब वी हैव टू अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो टकराने के पहले का मोमेंटम क्या है, इन फ्रेम यस। अब हम यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं। उस यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर देख रहा है कि दोनों बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं। तो टक्कर के पहले का मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन?
बोलिए। सर M1 U1 plus M1 M2 U1 plus M2 ओके, U2 स्क्रीन दिख रही है ना? M1 U1 प्लस M2 U2, ठीक है। अब 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 देखिए के बाद का M1 plus M1 plus M2 M2 into V. ये कैसे हुआ? दोनों का सर कॉमन सर चूंकि सर क्योंकि इलास्टिक टकराने के कोलिजन बाद उनकी वेलोसिटी सेम रहती ये है। जो करने लगती है। सुनिए पहले, ये जो एके सर है, एके आपका नाम क्या है? पूरा नाम क्या है एके सर? सर दूसरी की आईडी है, मेरा अरबाज नाम है। तो आप अपना नाम जो डालिए ना, ये आपकी आईडी जो नहीं बन पा रही। अभी अभी बनाएंगे सर। ओके, है ना? कहता हूँ, एक ही जंगल में दो शेर जो है यहाँ नहीं रह सकते ना भाई। नहीं सर ऐसी बात Oh my God. नहीं, ऐसी बात है ना? एक ही नहीं। सर के नाम से इसमें एक ही बंदा ऐड होगा, वो मैं हूँगा केवल। यस सर ठीक अभी है, ठीक। और नाम नाम अपना कुछ और जो है ऐड कर लीजिए, एक्चुअल नाम सर ऐड कर डॉक्टर नहीं है इसके आगे। लीजिए। नहीं, डॉक्टर से मतलब नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो जस्ट क्या, आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल नाम से क्या है ना कि आपका क्या नाम की अटेंडेंस फिर आपका मिस होगा आज का, ओके सर। क्योंकि गूगल मीट आपके नाम की अटेंडेंस आपके आने के साथ ही तुरंत डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। यस सर। तो फिर आपको ये होगी प्रॉब्लम कि सर मैंने तो 4 क्लासेस की थी, आपने 2 ही मार्क किया है, 2 आपने नहीं किया, ठीक है। तो मैंने नहीं, फिर मीट की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना भैया? इसलिए मैं कह रहा था, ठीक है। ओके, तो हम लोग इस चीज को थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि आपके चीजें समझ में आ रही कि नहीं। देखो, टकराने के पहले का मोमेंटम तो आई थिंक सबको क्लियर है, 10th से ही, है ना? फर्स्ट ईयर में भी आपने, 12th में भी ये सब किया होगा। टकराने के पहले का क्लियर है, टकराने के बाद भी कुछ लोगों को क्लियर होगा, नो डाउट, कुछ को नहीं क्लियर होगा। देखो, टकराने के बाद चूंकि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब अब मोमेंटम टकराने के बाद मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, इसलिए टकराने के बाद मास क्या होगा? टकराने के बाद जो उनके इंडिविजुअल मासेस होंगे वो ऐड हो जाएंगे, है ना? उनके मासेस हैं क्या? m1 और m2 हैं, ठीक है। तो आएगा मास उनका, दोनों का सर आईडी m1 ऐड हो जाएगा, m1 प्लस m2, कॉमन मिला करने ओके। लगेंगे। M2 अच्छा, अब उनकी वेलोसिटी क्या होगी? टकराने के बाद उनकी उनकी वेलोसिटी क्या होगी? सर जो एस डैश फ्रेम किया V हाँ, क्यों? क्योंकि उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक u है, दूसरी माइनस यू डैश है, तो u डैश माइनस यू डैश जीरो हो गई, ठीक है। लेकिन वो दूसरे ऑब्जर्वर को जो यस फ्रेम में है, उस ऑब्जर्वर को उतनी वेलोसिटी नजर आएगी जितनी वेलोसिटी से फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, ओके। इसलिए वहां v यूज किया गया है, m1 प्लस m2 इंटू v। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये इक्वेशन 3 में इतना ही आपके समझने का है। अब u1 और u2 की वैल्यू रखिए, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ u1 एंड u2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से u1 और u2 की वैल्यू रखिए और सिंप्लीफाई करिए। अब यहां से मैथमेटिक्स शुरू है, पूरा मैथमेटिकल पोर्शन है। पहले जो स्क्रीन 1 2 3 इक्वेशन दिख रहा है, प्लीज इसको नोट करिए। जिन जिन लोगों ने नहीं नोट किया है वो नोट कर लें, जिनका नोटेड है वो आगे देखें। u1 और u2 की वैल्यू रखा गया है।
अब m1 और m2 को सिंप्लीफाई करिए, एक तरफ कर लीजिए। देखिए जो स्क्रीन अब आपके सामने है उसमें m1 और m2 को एक तरफ है, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई किया गया है। पूरा इक्वेशन नोट कर लीजिए, इक्वेशन 4 तक। नोट कर रहे हैं, कॉपी पेन और लेके बैठे हैं? यस सर। यस सर। ओके। जिन लोगों ने नोट नहीं किया हुआ नोट कर लें, जिनका नोटेड है अगर उनको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लें। लेकिन अच्छे से समझ में उस केस में आएगा जब तक आप एक बार खुद अपने आप सारे टर्म्स करेंगे। इसमें कुछ स्टेप्स मिसिंग है। जब आप खुद से एलसीएम लेंगे तो क्या कॉमन है, क्या नेगेटिव है, क्या प्लस है, क्या कैंसिल है, ये सब आपको तभी पता चल पाएंगे। अभी आप देखते रहेंगे तो देखने से कुछ नहीं होगा। आदर्श सिंह, यस सर। आदर्श यस नोट सर। किया? नोट किया? यस सर। हाँ। ओके। इक्वेशन 4 तक नोट करिए पूरा। अब सिंप्लीफाई किया गया है, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई किया गया है और m1 अपॉन m2 की वैल्यू कैलकुलेट की गई है। इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया गया है। ओके। अब नेक्स्ट इक्वेशन है सर इस स्लाइड में सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन दोनों सेम लिखी हुई है। किसमें? इसी स्लाइड में सेकंड और थर्ड इक्वेशन सेम। इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो ये तो 4th है। सेकंड और थर्ड तो यहाँ लिखी हुई, कहाँ दोनों सेम लिखी? कैलकुलेशन में सेम लिखी है। कैलकुलेशन में सेम लिखी गई है? हाँ हाँ, देखिए सेकंड वाली लाइन, थर्ड वाली लाइन। नहीं, देखिए आप जो ध्यान से देखिए, सेम नहीं लिखी है। एक में यू डैश प्लस के साथ लिखा है, एक में यू डैश माइनस के साथ लिखा है। माइनस ही तो है सर। इधर माइनस ही है। इधर माइनस के साथ है और इधर क्या है, इधर प्लस के साथ है ना। वो तो ऊपर वाले में भी सेम चीज। अरे सेम चीज आएगी तो सेम चीज है ना भाई। इसको हाँ सिंप्लीफाई करिए, खुद से सिंप्लीफाई करिए। हाँ, वो तो कर लिए सर, वो तो हाँ आ हाँ। गया। हाँ तो ये आ रहा है ना 4th। हाँ हाँ, वो फोर्थ आ रहा। 4th में जो वैल्यू जो है, जो नीचे दिख रही आ रही है ना। हाँ हाँ, वो आ रही है, वो हाँ सेम। हाँ, तो बस खत्म बात है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4th। अब इक्वेशन 4th के बाद आप u1 और c स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसे 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर को सॉल्व करिए और 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू हमें बताइए। 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर को सॉल्व करिए, एलसीएम लेकर के सॉल्व करिए। बात समझ में आ रही है? वन माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यू वन की वैल्यू कितनी है? यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ देखिए, ब्रैकेट के बाद स्क्वायर लगेगा इधर।
ओके, इस इक्वेशन में स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, आप स्क्वायर लगा दीजिए, u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, वन प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू आपको बताना है। बात समझ में आ रही है? बोलिए बोलिए। हाँ सर पहले वन माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। जी, 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर में यू वन की वैल्यू रखोगे, है ना। यू वन की वैल्यू कितनी है? Yes, यू sir. डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, है ना। ये Yes, sir, यू हाँ। वन की वैल्यू है। इसका स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब Yes, इसको हाँ। सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान क्या है? सी स्क्वायर को यू डैश प्लस वी के साथ में लाओ, तो यू डैश प्लस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सर एक बार फिर से सर। देखिए, यू डैश प्लस वी अपॉन सी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यस सर, हाँ। क्योंकि अब देखिए, यू डैश अपॉन सी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यस सर। प्लस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर हुआ, यस सर। प्लस 2ab हो गया, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया आपने ऊपर वाले में। यहाँ पे लगा नहीं हुआ है सर। अरे अच्छा। मैं बता रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट किया ना। अगर मैं सब यस सर। सॉल्व करता तो 100 स्लाइड के ऊपर पहुंचती ना भाई मेरे। हाँ सर। तो ए यू डैश प्लस वी अपॉन सी, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बी अपॉन सी। है ना। आपको आपको रिजल्ट इसका निकालना, आपको 1 प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर निकालना है। यस सर। ठीक है, बस इतना। 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, इतना निकाल के मुझे यस बताओ। सर। ठीक है, जो आएगा उसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिएगा। यस सर, ठीक। अगर आप ये अभी नहीं आ रहा है समझ में तो नोट कर लीजिए, फिर अगर ना समझ में आए तो फिर फोन करके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर। यस सर। आगे चलें। अब ऐसे इक्वेशन नंबर 6 देखिए, उसमें 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू निकाला गया। 1 माइनस यू डैश अपॉन वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू कहां से आएगी? यहां से आएगी। जहां जहां यू वन रखा वहां यू टू रख दीजिए। सिमिलरली यस सर। Similarly, when you find out 1 minus u2 square upon c square, तो वहां से आपको 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू पता चलेगी, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 6 कहा है। तो प्लीज इस स्क्रीन में इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 दोनों नोट कर लीजिए। ठीक, दे आर द सिमिलर रिजल्ट, दे आर रिप्रेजेंटिंग द सिमिलर रिजल्ट
यस सर। इसके बाद अब यस सर। इस इक्वेशन 5 और 6 की वैल्यू इक्वेशन 4th में रखिए, तो आपको इक्वेशन 7th मिल जाएगा। ओके, व्हेन यू डिवाइड, जब आप डिवाइड करेंगे, ओके, इसके बाद लिखिए, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 6 एंड कंपेयरिंग विद इक्वेशन 4। डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 6 एंड कंपेयरिंग विद इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से कंपेयर करिए। ओके, इक्वेशन 5 को 6 से यहां तक कोई कुछ दिक्कत आ रही क्या समझ पाने में? 4 को 5, हाँ, 5 को 6 से 4 को 6 डिवाइड से sir. डिवाइड करना कर है। दिए m1। 5 को 6 से डिवाइड करिए और चौथे इक्वेशन से कंपेयर करिए। 5 को 5 को 6 6, से yes, sir. डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट को चौथे इक्वेशन से कंपेयर करिए, तो आप देखेंगे आपको इक्वेशन 7 मिलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इक्वेशन 7। नोट डाउन करिए। अब इक्वेशन 7th क्या मिला आपको? m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ओके, यहां तक नोट कर लिया। अब देखिए, Yes, sir. लेट अस एज्यूम, जो Yes, sir. स्क्रीन जो दिख रही है, इसे यहां तक नोट करिए पूरा। तो आप इसे पहले नोट करिए, फिर मैं समझा रहा हूं। आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। ओके, थैंक Yes, sir. यस सर। यू। प्लीज नोट करिए। Yes, sir. अब इसमें इट्स माना गया कि बोथ द बॉडीज हैविंग सेम मास आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। ठीक है, उस केस में जो बॉडी ए है, उस बॉडी की वेलोसिटी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, जैसा कि ऊपर आपको सॉल्व करके मैंने शो किया है। u1 की वैल्यू क्या होगी? यस प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है? वी सी के बराबर है। राइट डाउन दिस, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, टकराने के बाद जब बॉडी रेस्ट पर आएगी,
तो उस बॉडी का जो मास होगा उसको हम रेस्ट मास कहेंगे। द मास ऑफ द बॉडी विल बी नोन एज रेस्ट मास। अब आप इक्वेशन 7 को अगर देखिए, इक्वेशन 7 को देखिए, एंड व्हेन यू स्टार्ट दिस विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, m1 under root 1 minus u1 square upon c square equals to m2 into under root 1 minus u2 square upon c square, right? क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे m1 और u1 वाले टर्म्स m2 into u2 वाले टर्म्स के बराबर हैं, जबकि आपको पता है कि ये टर्म्स एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक में उनकी वेलोसिटी जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, उनका मास एक दूसरे के बराबर नहीं है, फिर भी उनका प्रोडक्ट एक दूसरे के बराबर हो रहा है। ये तभी संभव होगा जब ये दोनों इक्वेशंस इंडिपेंडेंटली किसी तीसरे कांस्टेंट के बराबर होंगे। इसलिए कहा गया m1 into under root 1 minus u1 square upon c square is equals to m2 into under root 1 minus u2 square upon c square equals to m naught. This m naught is known as rest mass. This m naught is known as rest mass. In general अब क्या हो जाएगा? In general m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m naught upon under root 1 minus v square upon c square. ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। This equation 8 represents variation of mass Sir. with velocity. हाँ, बोलिए। सर आवाज कट रही थी सर, क्लियर नहीं हुआ सर, फिर से बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जब इक्वेशन 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा क्या? बोलिए। m1 हाँ, अंडर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई c स्क्वायर इक्वल्स Good. टू m2 अंडर रूट 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। गुड। अब देखो m1 और m2 एक दूसरे के बराबर हैं? हाँ सर। नहीं है, m1 और m2 एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक सर है ना? यहाँ पे माना गया है। हाँ, माना गया लेकिन है नहीं। ओके, एक्चुअल में दोनों अच्छा। अलग अलग मासेज है। ठीक है ना? ठीक है। यस सर, ठीक है। अच्छा, और उनकी वेलोसिटी भी अलग अलग है। नहीं, यस सर। लेकिन यस लेकिन सर, हाँ सर। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि उनका प्रोडक्ट एक दूसरे के बराबर हो जा रहा है ना? ऐसा 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 तभी होगा, लॉरेंज ने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि ऐसा तभी होगा जब ये दोनों अलग अलग तीसरे कांस्टेंट के बराबर हो, है ना? ये दोनों इक्वेशन इंडिपेंडेंटली किसी तीसरे इक्वेशन के बराबर हो, है नहीं? जैसे आपको Yes, जीरो sir. ला पता है, if body A is in thermal equilibrium with body Yes, sir. B and body B is in thermal equilibrium with body C, then body A and C will also be in thermal equilibrium, है ना? Yes, sir. तो Yes, sir. हाँ. ये दोनों इक्वेशन इंडिपेंडेंटली किसी तीसरे कांस्टेंट के बराबर है। उसी कांस्टेंट को रेस्ट मास कहा गया। ठीक है, m नॉट कहा गया। Yes, sir. तो इन जनरल अगर आप m1 और m2 की प्लेस पे m रख देंगे, u1 और u2 की प्लेस पे v रख देंगे, तो आपको इन जनरल एक जनरल इक्वेशन मिलेगा मास का वेलोसिटी के साथ में। इट विल बी m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ओके, यही फाइनल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को आप जो देखिए तो आपको दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स मालूम चलेंगे। पहले इतना नोट कर लिया, सभी ने नोट कर लिया? म्यूट रखिए अपने आप को। इतना नोट कर लिया?
Yes, sir. आशुतोष, आशुतोष अपने आप को म्यूट रखिए। अब इसमें दो चीजें मैं बोल रहा हूँ। पहली चीज आप अब जो मैं बोलता जा रहा हूँ जरा, इफ v इक्वल्स टू 0, उस केस में इक्वेशन नंबर 8 क्या रिजल्ट था? सर बॉडी रेस्ट में हो जाएगी सर। M is equal to not. m equal to m m naught. इक्वल्स टू m m। इक्वल्स टू m यस नॉट। m इक्वल्स टू m नॉट मतलब जब बॉडी रेस्ट पर है तो उस बॉडी का जो मास है उसी मास को हम क्या कहने लगेंगे? रेस्ट में। रेस्ट। Rest mass. So this gives the clear-cut definition of rest mass. Okay, this condition represents the definition of rest mass. That is, when the body is at rest, the mass of the body is known as rest mass. Okay, means किसी भी बॉडी का रेस्ट मास तभी एग्जिस्टेंस में आएगा जब तक वो बॉडी रेस्ट पर बनी हुई है। तो अब मासेस के दो कॉन्सेप्ट आ गए, ठीक है? एक मूविंग मास आ गया और एक रेस्ट मास आ गया। अब देखिए जैसे जैसे v की वैल्यू 0 से आप ज्यादा करिए, है ना? अभी तक v तो 0 था, नाउ स्टार्ट v इंक्रीजिंग फ्रॉम 0। अब जैसे जैसे v की वैल्यू 0 होती जाएगी, g से 0 से बढ़ती जाएगी, फिर क्या होगा? वैसे वैसे मास की वैल्यू क्या होगी? सर बढ़ेगी। हाँ, दिस सर डिक्रीज होगी। बढ़ेगी भाई। बढ़ेगी सर। जब v की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो दिस जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उस बॉडी का मास भी बढ़ता जाएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट consequence. That is, mass of the body in relativistic mechanics is directly proportional to its velocity. Mass of the body is directly proportional to its velocity. Okay. अब जब वेलोसिटी अब जब वेलोसिटी c के बराबर हो गई, सर इनफाइनाइट हो जाएगा। when v equals to c, इसका मतलब है nobody can acquire the velocity equal to the velocity of light. This velocity of light is maximum attainable velocity. No material particle can acquire this velocity of light. Okay, बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. और कोई डाउट? यहां तक वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, यहां तक कोई डाउट हो तो हम लोग यहीं तक रुकते हैं। ओके, हम लोग यहीं तक रुकते हैं। फिर आगे इस यूनिट में क्लास टॉपिक और बचा है, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट तो बताइए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। 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 थैंक यू सर।